बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। और ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि लास्ट लेक्चर के आखिर में कि ये लेक्चर बड़ा अहम है और ये आपने ज़रूर देखना है और इंशाल्लाह ताला ये आपके इल्म में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा करेगा। और कम्प्लेक्स नंबर्स को आप थोड़ा सा उस एंगल से देखेंगे जिस एंगल से बहुत से कम लोग इनको दिखाते हैं। ज़्यादातर इनको सिर्फ सरसरी सा पढ़ाया जाता है, इन सेंस के पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कोर्स कवर करना होता है और कम्प्लेक्स नंबर्स को मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा के आगे चले जाते हैं और स्टूडेंट्स को ज़्यादातर नहीं समझ आती। और हायर क्लासेस में भी यही तकरीबन हाल है। अच्छा जी, तो कम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कम्प्लेक्स नंबर्स आज मैं आपको बताऊंगा ये होते क्या हैं और ये क्यों अहम हैं। और सबसे पहले तो इनके नाम पे थोड़ी सी बहस कर लें। इनके नाम से बहुत से लोग समझते हैं कि इनका ये नाम नहीं होना चाहिए और मैं भी तकरीबन उन्हीं लोगों में शामिल हूँ। मेरे ख्याल में इससे बेहतर नाम हो सकता है इनका कम्प्लेक्स, क्योंकि जब आप कम्प्लेक्स कहते हैं इसका मतलब है कि बड़े मुरक्कब और पेचीदा किस्म की कोई चीज़ है जिसे समझना ज़रा मुश्किल काम है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। पेचीदा या मुरक्कब मुरक्कब शायद हैं ये, लेकिन पेचीदा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कम्प्लेक्स जब आप कहते हैं उससे सामने ऐसे ज़हन में आता है जैसे ये बड़े मुश्किल है इनको समझना। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस्ड हैं, थोड़े से उससे मुश्किल हैं रियल नंबर से, लेकिन ये इतने भी नहीं है कि इनको समझा ना जा सके। और अच्छा जी, तो नाम इनका क्या होना चाहिए वो मैं अभी आगे चल के सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले हम देखें कि इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हमें क्या ज़रूरत है इनकी, जबकि हम पहले देख चुके हैं हमारे पास नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, उसके बाद इंटीजर्स से, इंटीजर्स के बाद हमारे पास रियल नंबर्स है। तो कम्प्लेक्स को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स की क्यों ज़रूरत पड़ गई, ये क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो सबसे पहले देखें कि नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं है। तो फर्ज करें आपने कोई ऐसी इक्वेशन कहीं जहां मर्जी आए उस पे अभी बहस नहीं, तो x ज़ीरो है तो इट मीन्स कि नेचुरल नंबर इसको नहीं हैंडल कर पाएंगे। डज नॉट बिलोंग टू ज़ीरो। अब ज़ीरो बड़ा अहम नंबर है और वो है ही नहीं नेचुरल नंबर्स में, तो क्यों फिर हम नेचुरल नंबर्स पर ही स्ट्रिक्ट होके रह जाएं। तो फिर हमने होल नंबर्स बनाए। होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं है। अब इस तरह की इक्वेशन कोई सॉल्व करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे। x इज -5 या -5, फर्ज करें किसी ने किसी से 100 रुपया कर्ज लिया है, तो जिस उसके पास 100 रुपये हैं, लेकिन चलें वो 100 खर्च कर देता है, तो उसके बाद अब तो ये उस पे कर्ज था। कर्ज को नेगेटिव से ही रिप्रेजेंट करेंगे ना। ये उसने उधार लिए, चलें उसके बाद 100 रुपया आ गया, लेकिन कर्ज तो 100 है ना। ये जब खर्च कर देगा 100 रुपया स्पेंट, अब उसके पास कितने पैसे हैं, अब उसके पास -100 हैं, क्योंकि ये उस पर कर्ज है। तो मैथमेटिकली ना सिर्फ ये कि इक्वेशंस में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी नेगेटिव नंबर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह फिर रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हमें फ्रैक्शन वगैरह देते हैं। हाफ अगर चाहिए हमें तो वो ये देंगे। नॉन नेचुरल नंबर्स, ना होल नंबर्स और ना ही इंटीजर्स हमें वो दे पाएंगे। और उससे भी बढ़ के अगर हम स्क्वायर रूट 2 चाहिए हमें, जो कि एक रैशनल नंबर है 4.1, और ये चलता ही जाएगा, तो वो भी हमें रियल नंबर्स में मिलेंगे। रैशनल यूनियन एंड इरेशनल नंबर्स।
और कंप्लीटनेस थ्योरम मैंने आपको इसका बताया था कि ये हैं भी कंप्लीट, मतलब रियल लाइन पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ये मिस करते हों। 0 और 1 के दरमियान तमाम नंबर्स को, चाहे वो खा कितना मर्जी छोटा हो, 0 0 0 0 जितने मर्जी, उसके बाद 1, वो भी यही इसी लाइन पे लाई करता है। ये 2 स्क्वायर रूट 2 यहाँ करके कोई होगा अगर ये हाफ है, 1.5 स्क्वायर रूट 2 यहाँ करके कहीं होगा, जबकि ये इन्फिनिटली इरेशनल है ना, साबित कर चुके हैं हम कि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है। तो जब आर कंप्लीट है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ गई भाई कि हम एक और नंबर बनाएं जिनको हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। नाम से ही लगता है कि पता नहीं कितने को कॉम्प्लेक्स होंगे, समझ ही नहीं आएगी क्या बुला होंगे ये। तो देखें, इस तरफ चलते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करें हम। एक्स स्क्वायर इज माइनस 1, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो माइनस 1 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होता है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी तक हमें यही पढ़ते आए हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह की बेशुमार आपको इक्वेशंस मिलेंगी जो कि नेचुरली अराइज हो जाती हैं। फर्ज करें मैं बताता हूँ, ये सर्किट आपको अगर सॉल्व करना पड़ जाए, ये एक बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इनपुट वोल्टेज, इनपुट साइन वेव, फर्ज करें कि ये लगाई हुई है। एक छोटा सा बेसिक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है। इसे सॉल्व करना पड़े तो आपको इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएगी। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग सी, कोई कांस्टेंट है। ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएगी और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इसके जो एक्स की वैल्यू होगी वो रियल होगी। जब आप इसका स्क्वायर रूट, यही इसका हल था ना। चलें इसको अगर इधर ले आए तो बी माइनस सी हो जाएगा, या इसे ज़ीरो कर लें इस साइड को। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यही हमने पढ़ा था, या इस फॉर्म में ले आए जिस फॉर्म में फार्मूला था ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलें जी, फार्मूला इस फॉर्म में था, -2a प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac, यही था ना जी। अब अगर इसमें बी स्क्र इज ग्रेटर देन ए सी, फिर तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन अगर बी स्क्र इज स्मॉलर देन ए सी, फिर तो ये नेगेटिव नंबर होगा। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है इसमें, ये जो सर्किट मैंने ऊपर एग्जांपल दी है, इसमें आर एल और सी की वैल्यूज़ बाद में मैं चूज़ करके आपको बता दूंगा कहीं मुनासिब वक्त में। आर एल और सी की ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं कि इसमें बी स्क्र 4 माइनस ए सी से स्मॉलर हो। इस सर्किट को जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह की इक्वेशन मिलती है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बी स्क्र अगर ए सी से छोटा होगा, ये सी कांस्टेंट है और ये सी कैपेसिटेंस है, इनको आपने मिक्स नहीं करना आपस में। तो वैसे ही इधर आर की कोई वैल्यू होगी 1 किलो ओम, इसकी कोई मिली हेनरी में होगी, इसकी माइक्रो फैरड वगैरह में कोई वैल्यू होगी। वो जब पुट कर देंगे तो ये इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो छोटा है, अब फिर ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपने लेना है, तो इसको क्या करें जी इसके साथ। तो किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है, वो एक्चुअली बात आके -1 पे इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 25। तो ये हो गया 5 इंटू -1।
तो कहने का मकसद है कि कोई भी नंबर इधर हो जो नेगेटिव है उसे इस तरह लिखा जा सकता है, यानी कि फर्ज करें बी, चले इसको नेगेटिव बी को हम स्क्वायर रूट वन और स्क्वायर रूट बी लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट बी इंटू, अच्छा यानी कि मसला सिर्फ स्क्वायर रूट माइनस वन का है, ये हल हो जाए तो बाकी सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे, तमाम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा। यही कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म इस तरह है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट माइनस वन, इनको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मीन्स कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक ये है और एक ये पार्ट है। इस पार्ट को रियल कहते हैं, रियल पार्ट, और इस पार्ट को, इसे स्क्वायर रूट माइनस वन को अयोटा कह देते हैं। अयोटा वाई, जबकि ये ठहर जाए जी, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी कहलाता है। ये भी नाम मेरे मुताबिक ठीक नहीं है, इसे इमेजिनरी नहीं कहना चाहिए और ना ही इसे कम्प्लेक्स मेरे मुताबिक कहना चाहिए। इनके क्या नाम होते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन करना है आगे चल के, कि बेहतर नाम इनके लिए क्या है। अच्छा जी, तो बात सारी ये, अच्छा इसमें इस इमेजिनरी में वाई जो खुद है वो रियल है, वाई रियल है, एक्स रियल है, जबकि ये अयोटा है, अयोटा इसे अयोटा कहते हैं, ये ही इमेजिनरी है। यानी कि किसी भी रियल नंबर को अगर अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अच्छा, अब सारी की सारी बात इस अयोटा को अंडरस्टैंड करने में है। अयोटा अगर हम समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि कम्प्लेक्स नंबर हैं क्या। बाकी तो सिंपल सिंपल एडिशन है कम्प्लेक्स नंबर में, एक्स है ऐड हो रहा है अयोटा वाई में, तो ये भी हम जानते हैं रियल नंबर क्या है, वाई भी रियल नंबर है, तो एडिशन को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। ये सिर्फ अयोटा ही है जो हमें समझ नहीं अभी तक अच्छी तरह आया कि स्क्वायर रूट माइनस वन क्या होता है। तो मीन्स के कम्प्लेक्स नंबर्स को समझने की जो चाबी है वो अयोटा को समझने में है, और अयोटा क्या स्क्वायर रूट माइनस वन है। दूसरे अल्फाज में नेगेटिव नंबर्स का हम स्क्वायर रूट समझ लेंगे तो हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की समझ आ जाएगी। तो चलते हैं ज़रा समझते हैं स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट, अच्छा जी, कोई भी होल नंबर, होल स्क्वायर वाला नंबर ले लें ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। कौन से हैं, 36 है, 25 है, 16 है, 9 है, और क्या 4 है, 1 भी है। ये सारे कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट लिया जाए 5 होगा। दो होते हैं प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6 है 36 का, प्लस माइनस 4 है 16 का, प्लस माइनस 3 है 9 का, प्लस माइनस 2 है 1 का, प्लस माइनस 1 है 1 का। अच्छा, अब स्क्वायर रूट लिया 25 का तो दो नंबर हमें मिले, ठीक है जी। चलें 9 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब हो क्या रहा है, ये हम रियल नंबर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर। ये ज़ीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। चलें 4 को ले लेते हैं क्योंकि 4 इजीली ड्रा किया जा सकता है, 9 तो फिर शायद स्क्रीन से बाहर ही चला जाएगा। 1 और वो थोड़ा ज़्यादा नंबर ड्रॉ करने पड़ेंगे। चलें ये हम देख लेते हैं। 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, प्लस माइनस 2 है, तो ये नंबर है 4। इसका स्क्वायर रूट क्या है 2, और इसका स्क्वायर रूट दूसरा क्या है माइनस 2।
अच्छा, दूसरे अल्फाज में टू को हम टू से मल्टीप्लाई करें तो फोर आता है, या नेगेटिव टू को नेगेटिव टू से मल्टीप्लाई करें तो फोर आता है हमारे पास। ठीक है जी, दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो फोर आता है हमारे पास। अच्छा, ये इस तरफ बढ़ रहे हैं और ये अगर आप देखें तो इस तरफ बढ़ रहे हैं और जीरो सेंटर है इसका। ये रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर, चलो पूरे ही लिख लेते हैं, लाइन। चलें जी, और हमें पता है ये कंप्लीट है। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा, और वो कहाँ करेगा, इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चाहे स्क्वायर रूट टू ले लें, वो अभी हमने बताया कि यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा वो, और यहाँ पे यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1.4 वन ऑन पॉइंट पॉइंट ऑनवर्ड्स चलता है ये स्क्वायर रूट, लेकिन लाइव वन और टू के दरमियान करता है। अच्छा, अब अगर -4 का स्क्वायर रूट लिया जाए, -4 का, तो वो होगा प्लस माइनस -4 प्लस -2, और पीछे रह जाएगा -1 जिसे हमने अयोटा कहा था। अच्छा जी, अब मसला ये है कि -4 का स्क्वायर रूट, इसलिए छोटी क्लासों में हम यही पढ़ते आए हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। क्यों नहीं होता? हो असल में ये रहा है कि इधर 4 जो है 2 × 2 है, और 4 -2 × -2 है, सॉरी -2 × -2 है, और स्क्वायर रूट 4 2 एंड। अच्छा जी, इस लाइन पर गौर करें ज़रा कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आता है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 4 आता है, अगर 4 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 2 मिलता है और -2 मिलता है। जबकि -2 को मल्टीप्लाई किया जाए -2 से तो 4 मिलता है। हो क्या रहा है असल में, जब 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए, +2, सॉरी, +2 मल्टीप्लाइड बाई +2, तो 4 आता है, यानी कि ये रियल लाइन है 0, एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो 2, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की यहाँ तक थी लेंथ, और 4 की यहाँ तक थी लेंथ, और एंगल या डायरेक्शन कह लें यही थी। जबकि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 4 मिलेगा और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, दो काम हुए जब -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया। एक तो लेंथ बढ़ गई, रिजल्टिंग लेंथ 4 है ना, जो कि 2 टाइम्स इज मोर देन 2 है। 2 टाइम्स, अच्छा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज माइनस -4। -4 और 4 की लेंथ इक्वल है, इन दोनों की लेंथ इक्वल है, जबकि डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट है, जबकि इस केस में +2 मल्टीप्लाइड बाई +2, तो सिर्फ और सिर्फ इस केस में डायरेक्शन डबल हुई, सॉरी लेंथ डबल हुई। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया या 4 का जब स्क्वायर रूट लिया तो दो काम हुआ है। जब 4, इसी तरह जब 4 का स्क्वायर रूट लिया तो +-2 हुआ। एक तो डायरेक्शन हाफ हो गई, हाफ 9 के केस में हाफ नहीं होगी, 9 के केस में 3 टाइम्स कम हो गई। ठीक है, तो हाफ जब मैं कह रहा हूँ तो इट मीन्स के जो उसका स्क्वायर रूट का फैक्टर है उसके हिसाब से कम हुई। मसलन 2 की लेंथ जो है वो 1.41 टाइम्स कम हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 जब लिया जाएगा। तो इसी तरह 36 को जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दो काम होंगे, 6 और 6 आएगा, इसकी क्या हुई लेंथ, क्या हुई 6 टाइम्स कम हो गई, और डायरेक्शन एक एक रूट की, इसे रूट्स कहते हैं इसके, 6 को 36 के रूट्स कहेंगे जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा। तो इसके जो दो आंसर थे, एक आंसर में उसकी डायरेक्शन सेम रही, जबकि दूसरे में -6 के मामले में डायरेक्शन
उल्ट हो गई, मुखालिफ सिमत हो गई। डायरेक्शन उल्ट होने का क्या मतलब है? 0 +2 +4 -2 -4। तो डायरेक्शन ये हुई कि 180 डिग्री एंगल है ये। तो जब 4 हमने किया, स्क्वायर रूट लिया, +2 आया। एक केस में एंगल 0 है, +2 का एंगल 0 है ना जी, ये रियल लाइन है। और आपको पता होगा रियल लाइन एंगल यहाँ से स्टार्ट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं एंगल, और ये पूरा एंगल होके यहाँ आके 360 डिग्री बन जाएगा, और 360 डिग्री बराबर होता है 0 डिग्री के। जबकि यहाँ नेगेटिव नंबर्स जो हैं उनका, तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2, और एंगल, अच्छा इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिग्री, जो कि हम रियल नंबर्स के केस में नहीं लिखते। ये पोलर फॉर्म में मैंने इनको लिख दिया है। जबकि 2 को लिखा जा सकता है 1 ∠80। ये लिखा है मैंने पोलर फॉर्म में। ये पोलर फॉर्म क्या होती है आगे चल के मैं आपको, चलें अभी बता देता हूँ, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, 2 डायमेंशनल प्लेन है। फर्ज करें एक पॉइंट है इधर, और ये इसको कह लें ये 3 है, और ये कह लें, चले ये थोड़ा सा मैं वाजे करके बना दूं, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस है। ये थोड़ा सा आगे करके बना देते हैं। ये पॉइंट था, तो ये लें जी, और ये 2 कह लें। इसको हम लिख सकते हैं 3 2, यही है ना, कार्टेशियन प्लेन है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है। तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट इसको कह लें एक्स वाई पॉइंट है। इसे 3 2 लिख सकते हैं इस पॉइंट को। ये 3 2 पॉइंट है, इस तक पहुंचने के दो तरीके हैं। यहाँ तो हम 3 तक ट्रैवल करें, उसके बाद हम फिर 2 डिस्टेंस ट्रैवल ऊपर वर्टिकली ट्रैवल कर लें, तो हम 3 2 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इसे सी कह लें पॉइंट, या पॉइंट डी ए कह लें, चलें ए सी, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं, उसके साथ मिक्स ना हो जाए। दूसरा तरीका है कि इस लाइन पर हम चलें। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो ये वेक्टर हो जाएगा। इस पर हम चलें और इस एंगल पर ये एंगल थीटा हो जाएगा, और यहाँ अगर हम चलें तो यहाँ पहुँच जाएंगे हम। ठीक है जी। ये लेंथ कितनी थी, इसे y कह लें, और ये लेंथ जो थी x थी। तो दो तरीके हैं, यहाँ हम x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स तक चलें, और उसके बाद y एक्सिस पे चल के 2 यूनिट्स चलें तो हम पॉइंट A तक पहुँच जाएंगे। दूसरा तरीका है कि इसे लेंथ r कह लें, यहाँ चलें स्मॉल r कह लें, स्मॉल r इसे कह लेते हैं। तो चलें अच्छी तरह ड्रॉ कर लें इसे, चलें जी स्मॉल r कह लें। r डिस्टेंस ट्रेवल करो थीटा एंगल के ऊपर, तो फिर पॉइंट 3 2 पे पहुंच जाएंगे। तो इसको ये जब हम 3 2 लिखेंगे तो ये हमने इसे कार्टेशियन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में लिखा, और ये आर और थीटा अगर हम लिख दें तो ये हमने पोलर फॉर्म में लिखा, और इसे लिख सकते हैं ऐसे, आर और थीटा की फॉर्म में। आर और थीटा कैसे फाइंड आउट करना है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगा, 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो आर आ जाएगा। अच्छा, इस केस में इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस केस में नेगेटिव वैल्यू को हम कर देंगे, ये 9 + 4 13 हो जाएगा। जबकि एंगल अगर आप देखें तो टेंजेंट इनवर्स y/2/3 होता है, तो ये थीटा मिल जाएगा हमें, और इसे पोलर फॉर्म कहते हैं इसको। तो ये √13 एंगल टेंजेंट इनवर्स 2/3 भी इसको लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल बराबर होगा 3 और 2 के। यहाँ ऐसे लिख लें इसको, या ऐसे लिख लें।
तो ये टेंजेंट इनवर्स कैसे आया, आपने मैट्रिक की बस ट्रिग्नोमेट्री यहाँ अप्लाई करनी है। तो कहने का मकसद है कि ये इस लाइन पर दोबारा वापस आते हैं। जब हमने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो दो काम होते हैं। एक काम ये होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाती है, इस केस में हाफ हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हाफ हो। 9 के केस में हमने देखा था 9 का स्क्वायर रूट लें तो +3 आता है, 3 टाइम्स कम हो गई, यानी कि जो भी उसका स्क्वायर रूट है उस फैक्टर से वो कम हो जाती है। स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1.41 होगा। इट मीन्स के 2 को 1.41 से डिवाइड किया जाए तो 1.41 आ जाएगा। तो 1.41 फैक्टर से कम हुआ। और दूसरा एक केस में क्योंकि प्लस -2 आता है, एक केस में एंगल वही रहता है, जो एंगल 4 का था वो 0 है, जबकि एक केस में एंगल 180 डिग्री चेंज हो जाता है। तो यही हिंट लाई कर रहा है कि जनाब जी, अगर आप रियल लाइन को देखें तो रियल लाइन में एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। वो डेफिशिएंसी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 0 और 180 एंगल्स के नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, दोबारा मैं रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस पे गौर करें आप। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, ये -4 है। ये सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है जिनका एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो। अगर किसी नंबर का एंगल अच्छा, पहले क्वेश्चन है क्या ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनका एंगल 0 और 180 से मुख्तलिफ हो। तो ऊपर मैंने आपको बताया पोलर फॉर्म में लिख के, बिल्कुल हो सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनका एंगल 0 और 180 डिग्री से मुख्तलिफ हो, लेकिन वो रियल नंबर्स नहीं होंगे। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एंगल 0 या 180 डिग्री होता है, और मैग्नीट्यूड कोई भी हो सकती है। अच्छा, मैग्नीट्यूड कहते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ लेंगे पहले या दूसरे चैप्टर में, ये मैग्नीट्यूड और एंगल। मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड को अगर आप देखना चाहें तो लेंथ कह लें, लेंथ कह लें, मैग्नीट्यूड कह लें, उर्दू में मिकदार कह रहे हैं। ठीक है, ये जो अभी मैंने इधर नंबर किया था 3 और 2 करके, तो ये नंबर था, ये थी इसकी मैग्नीट्यूड। यहाँ से अगर ये पॉइंट ओ है, इसको ए कहा था। ओ ए की जो लेंथ है वो इसकी मैग्नीट्यूड है, जो कि हमने देखी थी √13 के बराबर है। तो √13 इसका मैग्नीट्यूड है, और एंगल हमने देखा था टेंजेंट इनवर्स 2/3 था। तो ये नंबर जो 3 2 बजाते खुद एक नंबर है, 3 और 2 बजाते खुद एक नंबर है, जो कि मैंने इधर लिख के दिखाया है, जो कि √13 एंगल टेंजेंट सॉरी इनवर्स 2/3 है। तो इट मीन्स के रियल नंबर्स में ये फ्लॉ है कि ये ऐसे नंबर्स को जिनका एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री के इक्वल ना हो, उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता। इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये ज़रूरत है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। होता ये है कि जब स्क्वायर रूट -1 करते हैं, वो जो भी नंबर आता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा नंबर है, वो उसका एंगल ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है। वो इसलिए रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए हमें इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आयोटा से। तो और ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एंगल 0 डिग्री नहीं है। अब आपने याद रखना है कि हर नंबर का कोई ना कोई एंगल होता है। 2 का क्या है, +2 का 2 एंगल 0, -2 का क्या है, 2 एंगल 180 डिग्री। तो क्योंकि ये थोड़ा लिखना मुश्किल है, थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, इसलिए हम सिर्फ
इसी पर इत्तेफाक करते हैं, प्लस और -2 लगा कर हम अपना गुजारा करते हैं। और छोटी क्लासों में ऐसे नंबर्स चाहिए नहीं होते हमारे जिनका एंगल 0 और 180 डिग्री के अलावा हो, तो वहाँ काम चल जाता है। अब हमें ज़रूरत पड़ गई है कम्प्लेक्स नंबर्स की। कम्प्लेक्स नंबर्स में कोई भी एंगल हो सकता है, 2 एंगल 1 डिग्री, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। पोलर फॉर्म को x प्लस, अभी हमने देखा था ना y के इक्वल है c, तो इसको लिखा जा सकता है। इसमें r एंगल थीटा है, r अभी हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एंगल टेंजेंट इनवर्स y ओवर x है। ये इसकी मैग्नीट्यूड है और ये इसका एंगल है। ठीक है जी। जबकि इस केस में ये भी रियल नंबर है, यानी कि दो तरीके हैं इसको लिखने के। ये भी रियल नंबर है लेकिन ये मिल के इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर y है, चलें इस केस में रियल लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए। ये दोनों मिल के इमेजिनरी हैं। चलें कम्प्लेक्स नंबर थोड़े से देखें, लेकिन अभी तक हमें अयोटा का नहीं पता चला कि अयोटा क्या चीज़ है। स्क्वायर रूट -1 ये कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें -1 मिल जाएगा। तो आप देखें, एक और तरीका है इनको देखने का। 4 का स्क्वायर रूट था +2 एंड -2। एक क्या हुआ, जब +2 है तो इसकी मैग्नीट्यूड कम हुई लेकिन एंगल वही रहा, क्योंकि 4 था एंगल 4 डिग्री, लेकिन एंगल था जब स्क्वायर रूट लिया इसका तो एंगल 0 +2 आया हमारे पास, और दूसरा आया एंगल 180 डिग्री जो कि -2 के इक्वल है। ये 4 इसमें कन्वर्ट हो गया और ये 4 इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, अब देखें असल में होता ये है कि जो -1 है इसका, अभी मैंने आपको बताया ऊपर ये अयोटा की इक्वल है, इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। -1 का स्क्वायर रूट रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? इसको लिखा जा सकता है एंगल 1 एंड 180 डिग्री। ठीक है ना, जब 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं कि जब पोलर फॉर्म में नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं, मसलन 4 एंगल 0, तो दो काम होते हैं। जो इसकी मैग्नीट्यूड है उस पे स्क्वायर रूट आ जाता है, जबकि जो एंगल है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 आ गया हमारे पास और ये एंगल 0 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब एक और मज़े की बात देखें कि जो दूसरा था इसका स्क्वायर रूट 4 एंगल 0, इसका ये भी तो बनता है ना। आंसर 2 एंगल 180 डिग्री। अब आप कहेंगे ये 180 डिग्री कहाँ से आ गया? ये असल में ये नहीं है। 4 को हमें पता है कि हम 0 को 360 डिग्री भी लिख सकते हैं जी। तो 4 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 एंगल 180 डिग्री हो गया। अब करें ज़रा इसका स्क्वायर रूट लें। ये आपने याद रखना है कि जब भी पोलर फॉर्म में, अच्छा पोलर फॉर्म में स्क्वायर रूट लेना इजी है। x प्लस वाई अयोटा फॉर्म में स्क्वायर रूट लेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जबकि इस केस में पोलर फॉर्म में स्क्वायर रूट लेना बहुत आसान काम है। स्क्वायर रूट लेना हो किसी भी नंबर का, मसलन फ़र्ज़ करें ये और डिफरेंट भी हो सकता है। 9, इजी एग्जांपल थोड़ी सी लेते हैं ना, 90 डिग्री, इसका कोई आपको के स्क्वायर रूट लें तो ये हो जाएगा 3 और 90 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 45 डिग्री। तो ओह सॉरी, 3 सिर्फ 3 आएगा ना कि
अच्छा जी, अब लें हाँ ज़रा -1 का स्क्वायर रूट, तो हमें पता है 1 को 180 डिग्री लिखा जाएगा, 1 1 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, +-1 लिखना है तो लिख लें, +-1 लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री रह जाएगा। दूसरे अल्फाज में 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये +-1 और ये 90 डिग्री रह जाएगा। ये है जी। तो ये था हमारे पास अयोटा। तो क्या बना फिर, अयोटा क्या कहते हैं जी, अयोटा वो नंबर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और एंगल 0 डिग्री होता है। अब आ जाएं इस पे, यहाँ किधर लाई करेगा अयोटा, रियल नंबर्स ये है ना, ये 1 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 180 डिग्री की लाइन है, और ये क्या है, 90 डिग्री की लाइन। तो अयोटा यहाँ एग्जिस्ट करेगा, और इसका नेगेटिव अयोटा यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ये तमाम की तमाम, इसे इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं क्योंकि अयोटा को इमेजिनरी कहते हैं। जिस नाम से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, ना ही मैं कम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से मुत्तफिक हूँ। नाम मेरे ख्याल में अगर आप इसको देखें तो इट मीन्स के कम्प्लेक्स नंबर इसमें इस पूरे प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं भी लाई कर सकता है, यहाँ 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 यहाँ, और इनकी ज़रूरत पड़ती है। ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ। ये जो सर्किट था, किधर गया जी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने ड्रा किया था, इसमें बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की और भी बड़ी एग्जांपल है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ये आप एक मैकेनिकल सिस्टम है, फ़र्ज़ करें ये मैस है m, ये स्प्रिंग है और ये डैम्पर है। यहाँ आप फोर्स अप्लाई करें F, और ये वेलोसिटी v से मूव करे, और कांस्टेंट k है, ये डैम्पर d है। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी भी इक्वेशन कुछ इसी तरह की होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू f आएगा, ये f होगा। और ये a b और c तकरीबन जो है, ये इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी m k और d पे। m मैस है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, d ये इस डैम्पर का कांस्टेंट है। तो ए बी सी की वैल्यू डिपेंड करेगी एम के और डी पे। तो ये इक्वेशन को भी हल करते करते आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ जाएगी। कहने का मकसद, अच्छा, और ये आपको पता है ये सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपकी गाड़ियों में, व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है। ये जो पहिए हैं, पहिए के साथ स्प्रिंग नहीं लगे होते, बड़ी 4 व्हील ड्राइव में नज़र आते हैं। मैं कोशिश करूँगा ये पिक्चर दिखा दूँ इधर लगा कर आपको। अच्छा, तो ये 4 व्हील ड्राइव में ये सस्पेंशन सिस्टम लगा होता है, जो कि पूरी गाड़ी का वज़न उठा रहे होते हैं। ये अगर आप देखें इस तरह, गाड़ी का ये पहिया है, तो ये सिस्टम होता है। ये मैस ऊपर गाड़ी है ना, ये है गाड़ी ऊपर, ये एक ही पहिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैस है पूरी गाड़ी, और इधर ये ऐसे स्प्रिंग होता है, और इसके साथ ये इधर डैम्पर होता है, उसने गाड़ी का वजन उठाया होता है इन दोनों ने मिलके। थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना लेते हैं। इसके साथ ही डैम्पर होता है, ये आगे चल के ये उसके ऊपर गाड़ी का वजन होता है, नीचे आके ये पहिए के साथ इस तरह करके, ये चारों पहिए के, ये सिर्फ एक पहिया मैंने साइड से दिखाया, सामने गाड़ी के सामने से नहीं, गाड़ी की साइड से दिखाया। तो
ये इस तरह पूरा वजन उठाया होता है इन्होंने, तो ये ऊपर ये मैस है, ये जो ऊपर गाड़ी है वो मैस है, ये कांस्टेंट के है और ये डी है। चलें, जो गाड़ी का वजन है वो फोर फोर टाइम्स 1 m/4 हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना हर टायर के ऊपर। तो गाड़ी का वजन करें आप वो स्केल के ऊपर जाके, तो उसमें से वही पहियों का वजन निकाल दें, चार पहियों का वजन, टोटल वेट जो वहाँ आएगा फोर व्हील्स, ये हो जाएगा गाड़ी का वजन, और उसे डिवाइड कर दें फोर पे, तो ये आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर कितना वजन है। तो इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसके अलावा और भी बहुत सी, मैं पूरा आखिर में आपको लेक्चर थोड़ा सा और मज़ीद ब्रीफ कर दूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स खुद ब खुद अराइज कर जाते हैं। ठीक है, कभी आपने मैट्रिक में देखा था इक्वेशन इस तरह की आपको दी गई और इसका कहा गया हो कि इसके रूट्स फाइंड आउट करें? नहीं, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस -1 -4 ac, ये a भी 1 है, c भी 1 है, 2 4a, तो a 1 है, तो ये वजह थी कि ये -3 आता है, और वो आपको अयोटा के झंझट में उस वक्त डालना नहीं चाहते थे। ये इस इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, ये अयोटा है जी। और अयोटा आपको पता चल गया, इधर मैं लिख देता हूँ अयोटा को। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, अयोटा को जे भी कहते हैं, या हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अयोटा को जे कहते हैं। उसकी वजह ये है कि आई से हमने करंट रिप्रेजेंट करनी होती है, आई टी, और करंट को बाद दफ़ा कैपिटल आई भी लिखना पड़ता है, वो भी बताऊंगा कब लिखना पड़ जाता है। तो अब आप देख लें कि ये सर्किट ऊपर, चलें दोबारा मैं बना देता हूँ आपको, ये सर्किट है। हाँ, ये कोई हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन लिखी है इसमें, लूप इक्वेशन लिखी है सी एल एंड आर, और करंट भी आई है और इसमें एयोटा भी आई लिखा जा रहा है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो उससे जान छुड़वाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एयोटा को जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जे। आप सेकंड ईयर के मैथ में पढ़ेंगे आई जे एंड के, वो डिफरेंट है, वो वेक्टर्स में आते हैं, उसमें इससे थोड़ा मिलता है वो कंसेप्ट भी, वो जब पढ़ेंगे तो फिर आपको बताएंगे, तो मीन्स कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जे वो नहीं है, ये जे स्क्वायर रूट 1 है, अयोटा है ये। चलें जी, इसके बारे में मैं मज़ीद आपको बताऊंगा, अभी ये कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसके बारे में मज़ीद थोड़ी सी बहस होगी। बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ लेक्चर के, अयोटा इज़ स्क्वायर रूट -1 इज़ 1 एंगल 90। तो यहाँ से हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं अयोटा यहाँ, अयोटा इज़ ए नंबर whose magnitude is 1, 1 कर लें या इस तरह ब्रैकेट में 1, and whose magnitude is 1 and whose angle is 90 डिग्री। ये आपने याद रखना है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, और ये भी आपने याद रखना है कि ये रियल नंबर से के परपेंडिकुलर लाई करता है, 90 डिग्री एंगल पर होता है। ये रियल लाइन है, रियल लाइन, और ये इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि यहाँ पर अयोटा था इमेजिनरी लाइन,
और इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन नहीं अब कहेंगे, इसे कम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। और अब आपको नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट आता है, वो इस लाइन पर लाई करते हैं, इसीलिए रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, वो कम्प्लेक्स नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। तो आज सिर्फ आपने ये जो आखिर में मैंने बताया, इसको याद रखना। ये लुब्बे लुबाब है पूरी बहस और इस लेक्चर का। ये लेक्चर का पार्ट ये कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कम्प्लेक्स नंबर्स का नाम क्या होना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर ये इमेजिनरी नंबर का नाम क्या होना चाहिए। वैसे अभी आप थोड़ा सा गौर करके खुद भी पहुंच सकते हैं। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, और भी लोग मेरे से एग्री करते हैं इस बात पे, मैं इस पे अकेला नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि ये चल रहा है नाम, तो ये चलता जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करंट जो है वो एक्चुअली नेगेटिव एनोड कैथोड से एनोड की तरफ आती है, लेकिन कन्वेंशन यही चल रही है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये बस अब चल रही है, तो यही चलता रहेगा नाम, कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी नंबर। क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटरेचर इसी में लिखा जा चुका है, अब फ़ायदा कोई नहीं इसे चेंज करने का। इतना फ़ायदा नहीं जितना ये कंफ्यूज करेगा लोगों को। तो चलें जी, इजाज़त दें। अगले लेक्चर में मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा, कम्प्लेक्स नंबर्स को। और फिर चलेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 की जानिब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।